जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे महासंग्राम सीरीज का हम लोग पार्ट नंबर 11 हम लोग आज देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न है। 50 प्रश्न होंगे जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी से संबंधित ये सभी प्रश्न होंगे और ये सभी हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग देख कर ही एग्ज़ाम में जाइएगा। तो चलिए हम लोग आज इसका सेट नंबर यहाँ पे 11 नंबर हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, पहला प्रश्न है, हाँ हम लोग का यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। बंगाल में जो इनमें दिया गया ऑप्शन यहाँ पे कि उनमें से कौन सा कारखाना था जिसे डचों के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे चिनसुरा का जो कारखाना था पश्चिम बंगाल में, यह कारखाना डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पे प्रथम यूरोपीय व्यापारी 17 मई 1498 को वास्को डी गामा यहाँ पे पुर्तगाली था जो भारत आया था। और सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में भारत में हुआ। और इसका पहला व्यापारी कोठी यहाँ पे कोचीन में खोला गया। और दूसरा कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया और यह 1600 ईस्वी में आया। और पहला फैक्ट्री यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री यहाँ पे सूरत में खोला गया। और तीसरा यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया जो 1602 में आया। ये जो था ये 1602 ईस्वी में भारत आया था। और इसने अपना पहला फैक्ट्री डचों ने मछलीपट्टनम 1605 में खोला। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 2 नंबर हम लोग का प्रश्न है। 2 नंबर हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी थे। 1857 के जो विद्रोह था उसमें मेरठ में जो सैन्य छावनी थी उसका जो अधिकारी कौन था इसमें से। तो इसका हम लोग देख लेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे जनरल हैविड। ये सैन्य अधिकारी थे मेरठ के, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें 1857 की जो क्रांति की शुरुआत थी वह 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक बंगाल के बैरकपुर छावनी का था, जो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। और 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी यानी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत प्रत्यक्ष रूप से हुई। और 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये लिबरल पार्टी के थे और ये पाल्मस्टोन थे। और मेरठ से यहाँ पे नेतृत्व यहाँ पे कदम सिंह के द्वारा किया गया था। मेरठ से इसका नेतृत्व यहाँ पे कदम सिंह के द्वारा किया गया। तो इसके लिए इतना यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1857 के जो विद्रोह में जो मेरठ की सैन्य छावनी थी यहाँ पे जो अधिकारी थे ये डेविड हैविड थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि किस विदे को यूनेस्को किस वेद को, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है टाइपिंग में, कि किस वेद को यूनेस्को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है, किस वेद को। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें ऋग्वेद को यूनेस्को के
विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। और यहाँ पे यूनेस्को की स्थापना यहाँ पे जो हुई थी 16 नवंबर 1945 को लंदन में, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। और ऋग्वेद को 2006 में यूनेस्को में शामिल किया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं ना, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है हम लोग का 4 नंबर। हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है उसकी जो प्रवाह की जो नॉर्मल जो दिशा होती है वह कौन सी दिशा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर ये दिशा होती है ग्रीष्मकालीन में। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 5 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेयी चट्टान की नहीं है? आग्नेयी चट्टान की इसमें विशेषता नहीं है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें यह जीवाश्म रहित चट्टान है जो कि बिल्कुल सही है। इन चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल ये गलत है। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे दिया गया, इन चट्टानों को प्राथमिक या जनक चट्टान भी कहा जाता है जो कि बिल्कुल सही है। फोर्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पे दिया गया है कि इन चट्टानों पर रासायनिक अपदाह का बहुत कम प्रभाव पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा कौन गलत है? तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे कि इन चट्टानों में यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज नहीं पाए जाते हैं, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं और ये आग्नेयी चट्टानों में ये नहीं पाए जाते। इसलिए इसका हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे इस प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे कथन दिया गया है कि भारत के गोंडवाना क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयला के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ पे न तो ए और न दो, दोनों ही यहाँ पे पॉइंट हम लोग का यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संसद में जो बजट को पारित होने में जो विभिन्न चरणों से गुजरता है उसको हम लोग अनुक्रम में सजाना है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला यहाँ पे हो जाएगा बजट की जो प्रस्तुति होती है पहले, उसके बाद यहाँ पे विभागीय समिति द्वारा जांच होती है। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा यहाँ पे होगा कि यहाँ पे इसके बाद होगा यहाँ पे विनियोग विधेयक पारित होना। इसके यहाँ पे जो विभागीय समितियों के द्वारा जांच होगा उसके बाद यहाँ पे विनियोग विधेयक द्वारा यहाँ पे जांच होगा और उसके बाद यहाँ पे वित्तीय विधेयक पारित होगा। तो इसका क्रम हो जाएगा 1 2 1 2 4 1 2 1 2 यहाँ पे 4 3। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 4 3। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि 8 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर है कि भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है। जो 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे जो हुआ था यह किससे संबंधित है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे ऑप्शन है इसका जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था यह किससे संबंधित था, इसके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसमें सभी हो जाएगा, इसके अंतर्गत सभी आएगा। इसमें अनुच्छेद जो 252 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से ये भी संबंधित है। और यहाँ पे अगला यहाँ पे दिया गया था 2 और पॉइंट थे, इसमें 2 और यहाँ पे पॉइंट थे कि 2 और यहाँ पे पॉइंट थे
संविधान का 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे संपत्ति के मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से ये भी संबंधित था। यहाँ पे आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से संबंधित था और अनुच्छेद 352 लागू करने के संबंध में ये भी था। तो इसके लिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सभी इसमें संबंधित था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 9 नंबर, इसको हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा कौन सी होगी, ये इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 348 में ये किया गया है प्रावधान। और ये जो 348 अनुच्छेद है ये भाग 17 के अंतर्गत आता है, जो कि भाषा संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। और इसमें 349 में हम लोग का यहाँ पे भाषा से संबंधित है, लेकिन इसमें कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष क्रिया के लिए है। और यहाँ पे अनुच्छेद 350 जो है, अनुच्छेद 350 है, ये व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 350 का ए जो है, ये प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का इसमें उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 10 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 10 नंबर में दिया गया है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे रेड क्रॉस की स्थापना यहाँ पे 1863 में 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा ये किया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है। 11 नंबर हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1943 ईस्वी बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, ये लॉर्ड लिनथ्रो के काल में हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे पूना समझौता यहाँ पे लॉर्ड इरविन के शासनकाल में नहीं हुआ था। ये जो हुआ था पूना समझौता 1932 में हुआ था। और ये इस समय 1932 में हम यहाँ पे जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे, ये लॉर्ड वेलिंगटन थे। यहाँ पे पूना समझौता यही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे वेलिंगटन थे, यहाँ पे वेलिंगटन थे पूना समझौता के समय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे थर्ड कह रहा है सेंट्रल आयोग का गठन यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ, जो कि बिल्कुल सुमेलित है। और यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता हुई उस समय लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे वायसराय थे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। हम लोग का 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि वर्ष 1918 में मुंबई में आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1918 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया था ये इसकी अध्यक्षता। और यहाँ पे एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे सरोजनी नायडू यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय ये कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन शारीरिक तौर पर तो ये अधिवेशन की अध्यक्षता किए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि 18वीं सदी का कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था।
18वीं सदी का कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आमेर के, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 18वीं सदी में। तो ये आमेर के राजा जो थे सवाई जय सिंह ने ये 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 14 नंबर हम लोग का प्रश्न दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य निम्न में से किससे घिरा हुआ है? तो यहाँ पे सिक्किम जो राज्य है ये किससे घिरा हुआ है? तो ये नेपाल से घिरा है, चीन से घिरा है, भूटान से और पश्चिम बंगाल। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है, अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 15 नंबर। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर कि सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंड होते। सर्दियों में उत्तर भारत के जो मैदान हैं वो और अधिक ठंड, उसमें वहाँ पे ठंड पड़ती, यही इसका मुख्य परिणाम होता। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 16 नंबर हम लोग का प्रश्न दिया गया है। 16 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कौन सही नहीं है। यहाँ पे पहला दिया गया है दामोदर घाटी। तो दामोदर घाटी जो परियोजना थी ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों की थी, तो ये सही है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो परियोजना थी ये कावेरी नदी पर नहीं थी, ये कृष्णा नदी पर थी। ये कृष्णा नदी पर थी, ये कृष्णा नदी पर थी, यही इसमें सुमेलित नहीं है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर, ये पंजाब से शुरू होकर थार रेगिस्तान तक जाती थी, ये भी सही है यहाँ पे। और हीराकुंड बांध यहाँ पे जो था हीराकुंड परियोजना, ये महानदी पर उड़ीसा में है, ये भी सुमेलित है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन बी, जो कि नागार्जुन सागर ये कावेरी पे नहीं है, ये कृष्णा पे है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 17 नंबर हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 17 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? और राजकीय चिन्ह हम लोग का यहाँ पे अशोक का सिंह स्तंभ है और इसे हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है, अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया 18 नंबर की भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है, इस बात से अलग है कि भारत में यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे 19 नंबर हम लोग का प्रश्न दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? संविधान की जो प्रस्तावना है ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर के स्वामी अय्यर यानी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया ये कथन है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 20 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया गया है कि हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें दिया गया है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका सही पूर्ण रूप होगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 21 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति पर दोष लगाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लगाया गया आरोप था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये आरोप लगाया गया था।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे बिमलेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे 22 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर प्रश्न है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? मुगल काल के दौरान जो एक विदेशी यात्री आया था उस समय एक तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का जो उसने वर्णन किया था विशेष रूप से, उसका जो आया था विदेशी यात्री उसका क्या नाम था? तो उसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे ट्रेवनियर ये विदेशी यात्री था। और तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर का निर्माण यहाँ पे शाहजहाँ ने करवाया था और इस पर बैठने वाला पहला राजा शाहजहाँ हुआ और अंतिम राजा यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला हुआ। और ये तख्ते ताउस को बेबादल खां के नेतृत्व में बनाया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग यहाँ पे 23 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने ये प्रयास किया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 24 नंबर हम लोग का प्रश्न की सरतोला पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सल्तोरा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वत के एक अंग के रूप में स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 25 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि करीबा बांध का निर्माण है। करीबा बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो करीबा बांध का निर्माण यहाँ पे जम्बेजी नदी पर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार यहाँ पे हम लोग असम को कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, असम को हम लोग कहते हैं। और असम को पूर्व का प्रहरी कहा जाता है। और इसकी सीमा, असम की सीमा पश्चिम बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा से लगती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे अगला प्रश्न है हम लोग का कि 27 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। 27 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए केंद्र सूची में कौन आता है? तो केंद्र सूची में कौन सा विषय आता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जनगणना जो है ये केंद्र सूची में आता है। और राज्य सूची में हम लोग का यहाँ पे पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आता है। अवशिष्ट सूची में हम लोग का यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान आता है। और समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन आता है। तो इसका हो जाएगा 3 1 2 4। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 1 2 4। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 28 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे 28 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो कुल यहाँ पे 36 सदस्य थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 29 नंबर यानी 29 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि 29 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि लोकसभा को समय से पूर्व कितनी बार भंग किया जा चुका है? यानी लोकसभा को समय से पूर्व कितनी बार भंग कर
कर दिया गया है। तो ये 8 बार यहाँ पे भंग कर दिया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और कब कब, तो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे 1970 में भंग किया गया, उसके बाद 1977 में, उसके बाद 1979 में, उसके बाद 1991 में, उसके बाद 1984 में, उसके बाद 1999 में, उसके बाद 1989 में, उसके बाद 1997 में, उसके बाद 1999 में। यानी हम लोग यहाँ पे 1970 में, उसके बाद 1977 में, उसके बाद 1979 में, उसके बाद 1989 में, 1984 में, उसके बाद 1989 में, उसके बाद 1991 में, उसके बाद 1997 में, और उसके बाद 1999 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 30 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है। तो ये वर्ष 2006 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। और अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग का है कि 31 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग महागाढ़ा उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। ये महागाढ़ा जो है ये यहाँ पे दिया गया पहला पॉइंट, कौन इस यहाँ पे उपरोक्त पूरा स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है उसको हम लोगों को बताना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है पॉइंट, यहाँ पे महागढ़ा ये उत्तर प्रदेश में है जो कि बिल्कुल सुमेलित है। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, ये भी सही है। और यहाँ पे हल्लूर ये जो है ये कर्नाटक में है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ये कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में है हुल्लूर। और यहाँ पे पेयमपल्ली यानी पेयमपल्ली जो है ये तेलंगाना में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है। तो इस तरह हम लोग का कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा, इसका देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। हाँ, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। ये 3 और 4 ये सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। चलिए अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 32 नंबर हम लोग का प्रश्न है 32 नंबर कि हड़प्पापुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। हड़प्पापुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो हड़प्पापुरा स्थल यहाँ पे जो है पंजाब में है, जो कि पंजाब जो पहले पाकिस्तान में था वहीं पे ये स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे 33 नंबर हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 33 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 33 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर हम लोग का प्रश्न, हाँ 33 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि नगर श्रेष्ठी का मिलान किससे। तो नगर श्रेष्ठी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का जो था ये मुख्य बैंकर के रूप में कार्य करता था। और यहाँ पे जो सार्थवाह जो थे ये व्यापारियों काफिले का नेता, व्यापारियों के जो काफिला था उसके नेता थे। और यहाँ पे प्रथम कुलिक जो थे यहाँ पे मुख्य शिल्पकार थे। और यहाँ पे जो कायस्थ जो थे ये लिपिकों के प्रधान थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यही इसका सही मिलान है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 34 नंबर है कि 34 नंबर की निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो ये इरेथोस्थनीज के द्वारा ये प्रयोग किया गया था सबसे पहले। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 35 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है।
35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की है। यानी किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की है। किस भूगोलवेता ने ये किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अब्राहम ऑस्ट्रेलियस के द्वारा ये कथन व्यक्त किया गया है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ का? तो ये हवाई द्वीप में ये स्थित है, अमेरिका में। हवाई द्वीप अमेरिका में ये स्थित है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे प्रश्न है 37 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी द्वारा जनवरी 1948 में रखे गए उपवास के फलस्वरूप कौन सा परिवर्तन दिखाई देने लगा? कौन सा परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देने लगा? इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 1948 में जब गांधी जी उपवास पे थे तो आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है उसको, तो यहाँ पे दिया गया है कुटों के आधार पर। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की कमी, जो कि बिल्कुल है यहाँ पे दिल्ली के, यहाँ पे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की कमी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस गए, ये भी है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार पाकिस्तान को उसका देश चुकाने पर राजी हो गई। ये तीनों ही इसका सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है, ये भी कुट से रिलेटेड है, इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो हाँ, हम लोग इसको देख लेते हैं। 38 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल या परिवर्तित किए गए? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, जो कि बिल्कुल इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, जो कि बिल्कुल ये भी सही है। इसके द्वारा मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया, जो कि यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पे आधार पर ये किया गया। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, जो कि बिल्कुल ये सत्य है। यहाँ पे चौथा है कि इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किए गए, जो कि ये बिल्कुल ही सही है। तो इसका हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सभी को इसमें किया गया, यानी सभी में परिवर्तन या शामिल किया गया। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे प्रश्न है 39 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 40 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माने किस राज्य की स्थापना कब की गई, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो गुजरात की जो स्थापना थी 1960 में थी, जो कि बिल्कुल सही है। पंजाब की जो स्थापना थी ये 1966 में हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। और झारखंड की जो स्थापना ये 2000 ईस्वी में हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे महाराष्ट्र की जो स्थापना है 1962 में नहीं है, ये भी 1960 में ही इसकी स्थापना हुई है महाराष्ट्र की, यही सुमेलित ये नहीं है। और सिक्किम की जो स्थापना है ये 1974 में, ये तो केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके बाद ये राज्य के रूप में ये अस्तित्व में 1975 में ये आया था।
1975 में आया था। तो इसलिए ये दोनों इसमें हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4 ये सुमेलित नहीं है, जबकि ये सभी सुमेलित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे 41 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे। अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे। तो अहोम जनजाति जो है, जो कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में निवास करती है, ये पहले म्यांमार की जनजाति के रूप में ये निवास करते थे पहले, और अभी ये असम में निवास करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 42 नंबर की 42 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न है कि तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है। तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है, इसमें किनके गीतों का इसमें संकलन किया गया है। तो ये नयनार संतों के गीतों का इसमें संकलन मिलता है। नयनार ये शिव के उपासक थे, और अलवार जो थे ये विष्णु के उपासक थे, और विष्णु के जो उपासक थे इनके गीतों का संकलन यहाँ पे दिवम और प्रबंधम कहलाया। और नयनार संतों के द्वारा जो गीतों का संकलन किया गया, इसे तेवरम और तिरुवाचकम कहा गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 43 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। किस क्षेत्र में इन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई ये जो थे, ये भक्ति आंदोलन का इन्होंने प्रचार प्रसार यहाँ पे महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया था। और यहाँ पे गुजरात में जो भक्ति आंदोलन का जो प्रसार किया था, ये नरसिंह मेहता के द्वारा ये किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे प्रश्न है 43 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था। जो गांधी जी का जो प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये यहाँ पे कहा गया था। यहाँ पे इसका हो जाएगा 44 का हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 44 का हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता के द्वारा ये गाया गया था। नरसिंह मेहता के द्वारा ये गाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न है 45 नंबर कि लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थिति राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है 45 में। तो यहाँ पे 45 में हम लोग के यहाँ पे दिया गया है, 45 में हम लोग के यहाँ पे दिया गया है 45 में हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रपुर यहाँ पे जो था 45 में चंद्रपुर ये कहाँ था। तो चंद्रपुर जो था इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं मयूरभंज यहाँ पे उड़ीसा में होगा, मयूरभंज उड़ीसा में होगा, यानी डी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इसमें है और इसमें है। और यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे बैलाडीला यहाँ पे हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, और बैलाडीला यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे चित्रदुर्ग जो है ये यहाँ पे कर्नाटक में पड़ता है। चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटक में है, और चंद्रपुर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चंद्रपुर जो है ये महाराष्ट्र में। तो इसका हो जाएगा 1 का 2,
1 का 2 यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यही इसमें सुमेलित है। आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है। 46 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 46 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन सा है। भारत का पहला जैव मंडल निश्चय यहाँ पे नीलगिरी जैव मंडल निश्चय है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो पहला यहाँ पे जैव मंडल है, इसकी यह 1986 में इसकी स्थापना किया गया था और ये तमिलनाडु में पड़ता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 47 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है। 47 नंबर है कि सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। सामाजिक जो वानिकी है इसमें किसको शामिल किया जाता है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया गया है शहरी वानिकी। यहाँ पे सामाजिक वानिकी में क्या ने शामिल किया है, तो सामाजिक वानिकी में यहाँ पे शहरी वानिकी शामिल है, ग्रामीण वानिकी शामिल है, मरुस्थलीय वानिकी शामिल है, फॉर्म वानिकी शामिल है। यानी इनमें से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन इसमें शामिल है। तो इसमें शहरी वानिकी शामिल है, ग्रामीण है और फार्म है। यहाँ पे मरुस्थलीय इसमें शामिल नहीं है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 और 4। और यहाँ पे सामाजिक वानिकी की स्थापना, सामाजिक जो वानिकी है इसकी स्थापना 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे प्रश्न है 48 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 48 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि 48 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि राजकुमारी अमृता कौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है यानी असत्य है, इसके बारे में हम लोग को बताना है कौन सा असत्य है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो इसमें दिया गया है कि इनका जन्म कपूरथला के राज परिवार में हुआ था तथा ये ईसाई धर्म की अनुयायी थी। तो इनका जन्म यहाँ पे कपूरथला में नहीं हुआ था, इनका ये गलत है। इनका जो जन्म था ये लखनऊ के सिख परिवार में हुआ था। और यहाँ पे अगला यहाँ पे दिया गया है कि ये संविधान निर्मात्री सभा में महत्वपूर्ण सदस्य थी, जो कि ये गलत है, ये उसमें नहीं थी। ये यहाँ पे अंतरिम मंत्री परिषद में ये स्वास्थ्य मंत्रालय की मंत्री बनी थी। और तीसरा यहाँ पे दिया गया है ये स्वतंत्रता के उपरांत जो गठित थी उसमें बाल महिला थी, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे 1 और इसमें इसका आप लोग कमेंट में कीजिएगा आंसर। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 49 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। तो शासन के जो कार्यकारी अंग हैं उसमें कौन कौन शामिल है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री शामिल है, मंत्री परिषद शामिल है, प्रशासनिक अधिकारी शामिल है। ये जो कार्यकारी हैं इसमें ये तीनों शामिल है। जबकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये न्यायिक अंग में शामिल है, ये इसमें कार्यकारी अंग में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे 1 2 और 3 इसमें शामिल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 और 3। और इस सेट का जो हम अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, इस सेट का हम लोग यहाँ पे अंतिम प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंतिम प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे कथन दिया गया है, देख लेते हैं। पहला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न हम लोग कथन यहाँ पे दिया गया है कि पहला यहाँ पे कथन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होगा।
जो कि यहाँ पे बिल्कुल ये सही है। दूसरा यहाँ पे दिया गया उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ये राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल ये गलत है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन में यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त कथन में यहाँ पे उपयुक्त कथन में कौन सा सत्य है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग का सत्य था, दूसरा भी सत्य था, तीसरा पॉइंट हम लोग का यहाँ पे गलत था और चौथा सत्य था। तो इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे केवल 3 असत्य है या 3 गलत है। आगे तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अगले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।